भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अपनी सबसे एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का ऐतिहासिक परीक्षण किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इस बार रही कि 90 डिग्री का अचानक शार्प टर्न जो फ्लाइट के मिड फेज में लिया गया। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें सीधी या कर्व ट्रैजेक्टरी में उड़ती हैं, लेकिन अग्नि 5 ने उड़ान के बीच में एकदम 90 डिग्री का मोड़ लिया। यह दुनिया के लिए चौंकाने वाला कारनामा है। इस परीक्षण में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक का भी सफल प्रदर्शन हुआ। MIRV के जरिए एक मिसाइल से अलग अलग दिशाओं में कई वारहेड भेजे जा सकते हैं। इस बार अग्नि 5 ने तकनीकी रूप से यह साबित कर दिखाया कि भारत की मिसाइलें अब दुश्मन की मिसाइल डिफेंस को चकमा देने और कई निशानों तक एक साथ हमला करने में सक्षम हैं। शार्प टर्न यानी तेज मोड़ वाले ऐसे मैन्यूवर से मिसाइल की रियल टाइम गाइडेंस, एवियोनिक्स और टारगेटिंग सिस्टम की शक्ति दुनिया के सामने आई है। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है और यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन प्रणाली पर चलती है। इस मिसाइल की परीक्षण सफलता से भारत ने अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सूची में खुद को मजबूती से खड़ा किया है। जानकारों के मुताबिक इस 90 डिग्री के शार्प टर्न से न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती मिसाइल टेक्नोलॉजी का संदेश मिल गया है। अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान के बीच में 90 डिग्री का शार्प टर्न भारत की रिंग रोक प्रणाली यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है, क्योंकि आमतौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक निर्धारित मार्ग या ट्रैजेक्टरी पर आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करते हैं। अग्नि 5 का अचानक 90 डिग्री टर्न उनके ट्रैकिंग एल्गोरिदम को भ्रमित करता है। इस तेज और अप्रत्याशित मैनवर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रडार और सेंसर्स को लक्ष्य की सटीक लोकेशन पहचानने में दिक्कत होती है, जिससे इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। यह तकनीक मिसाइल को सही समय पर ट्रैक करने और हिट करने के लिए जरूरी डेटा प्रोसेसिंग में बाधा डालती है, जिससे मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ जाती है। रिंग रोक प्रणाली के कई लेयर्स जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एरो सिस्टम पारंपरिक मिसाइल उड़ान मार्गों पर आधारित होती है। शार्प टर्न करने वाली मिसाइलों के लिए नए स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम और उच्च स्तरीय तकनीकी अपग्रेड्स जरूरी हो जाते हैं। इसलिए अग्नि 5 का ये 90 डिग्री टर्न भारत की मिसाइल रक्षा क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाने और अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत को दर्शाता है। भारत ने अस्थायी रूप से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित की। भारत सरकार के डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को 25 अगस्त 2025 से अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की। अमेरिका प्रशासन ने 30 जुलाई 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14324 जारी किया। इसके तहत 29 अगस्त से अमेरिका में भेजे जाने वाले 800 अमेरिकी डॉलर लगभग 67,000 तक के सामान पर मिलने वाली ड्यूटी फ्री छूट यानी टैक्स एग्जेम्पशन को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब भारत से अमेरिका जाने वाले हर प्रकार के पार्सल या सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। केवल USD 100 लगभग 8,300 तक के गिफ्ट आइटम टैक्स से मुक्त रहेंगे। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP ने यह नियम बनाया है कि डाक सेवाओं या ट्रांसपोर्ट कंपनियों को कस्टम ड्यूटी वसूल कर जमा करनी होगी, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ये क्वालिफाइड पार्टीज अर्थात ड्यूटी वसूलने वाले अधिकृत पक्ष कौन होंगे और ड्यूटी जमा करने की प्रक्रिया कैसी होगी। इस वजह से US बाउंड एयरलाइंस जो डाक ले जाती है, उसने कहा कि वे फिलहाल 25 अगस्त के बाद से भारतीय डाक पार्सल स्वीकार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास आवश्यक सिस्टम तैयार नहीं है। 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए सभी प्रकार के पार्सल और डाक लेख यानी पोस्टल आर्टिकल्स की बुकिंग बंद रहेगी। केवल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स यानी पत्र या दस्तावेज और USD 100 तक के गिफ्ट आइटम भेजे जा सकेंगे। जिन ग्राहकों ने पहले से ऐसे पार्सल बुक कर दिए हैं जिन्हें अब भेजा नहीं जा सकता, वे पोस्टेज का रिफंड ऑफ पोस्टेज ले सकते हैं। डाक विभाग ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने की कोशिश की जाएगी। इस फैसले से भारत से अमेरिका सामान भेजने वाले व्यापारी, ई-कॉमर्स उपयोगकर्ता और आम लोग प्रभावित होंगे। हालांकि दस्तावेज और छोटे गिफ्ट अभी भी भेजे जा सकते हैं। भारत अमेरिका व्यापार तनाव इन दिनों अपने चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है
और 27 अगस्त 2025 से यह टैक्स और 25% बढ़ जाएगा, यानी कुल 50% तक पहुंच जाएगा। यह अमेरिका की ओर से रूस से तेल एवं सैन्य उपकरण खरीदने के चलते लगाया गया दंडात्मक यानी पेनल्टी टैक्स है। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 190 अरब डॉलर तक का है और यह नया शुल्क भारतीय निर्यात के लगभग 48 अरब डॉलर मूल्य को प्रभावित करेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को अमेरिकी प्रतिस्पर्धा के लिए खोले, लेकिन भारत ने लाल रेखा स्पष्ट कर दी है, यानी वह अपने किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की बलि नहीं देगा। इसी कारण कई राउंड की बातचीत होने के बाद भी समझौता नहीं हो पाया। 25 से 29 अगस्त के लिए तय अमेरिकी व्यापारिक दल की यात्रा भी रद्द हो गई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के साथ खुले और सकारात्मक दृष्टिकोण से बातचीत करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। भारत के विदेश और वाणिज्य मंत्री दोनों कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से खुले दबाव या नीति निर्देशन स्वीकार नहीं किए जा सकते। दूसरी ओर अमेरिका ने इशारा दिया है कि अगर भारत रूसी तेल खरीद में कटौती करता है या विविधीकरण करता है तो टैरिफ घटाए जा सकते हैं, यानी वार्ता का दायरा व्यापार से कहीं आगे विदेश नीति तक फैल गया है। इन हालातों में दोनों देशों से बातचीत जारी है, लेकिन आगे समाधान का रास्ता फिलहाल अस्पष्ट है। भारत खुद के निर्यातकों के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहा है और उद्योगों को राहत देने की रणनीतियां बना रहा है। यह खींचतान केवल व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति और रणनीति का हिस्सा बन गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की निकी को विपिन ने दहेज के लिए जलाकर मार डाला। निकी के पिता ने कहा आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बाबा की सरकार है, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। बातचीत के दौरान निक्की के भाई ने कहा कि मेरे पिता ने हाल ही में मर्सिडीज कार खरीदी थी जिस पर विपिन की नज़र थी। विपिन मर्सिडीज की भी मांग कर रहा था, साथ में 60 लाख रुपए कैश की भी मांग की जा रही थी। निक्की के पिता ने कहा कि विपिन और उसके घर वालों ने शादी में स्कॉर्पियो की मांग की थी, जिसके बाद मैंने उन्हें स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट भी दी। बावजूद इसके विपिन और अन्य परिवार के सदस्यों की तरफ से दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी। हर वक्त मेरी बेटी को टॉर्चर किया जाता था। विपिन के किसी और लड़की से भी संबंध थे, ऐसे में विपिन और उसकी मां की तरफ से बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। बेटी ने कई बार बताया भी था कि उसके साथ मारपीट की जाती है, कई बार पंचायत भी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि विपिन, उसके पिता और माँ की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। निक्की से पहले पति विपिन ने मारपीट की थी, इसके बाद आग लगाकर जला दिया था। हालांकि निक्की को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अभी प्राप्त खबर के अनुसार पुलिस एनकाउंटर में आरोपी पति विपिन को पैर में गोली लग चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और अयोध्या के राजघराने के सदस्य रहे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र उर्फ राजा साहब अयोध्या का शनिवार को 11 बजे रात में निधन हो गया। वह करीब 75 साल के थे। उनकी पत्नी का पिछले साल निधन हो चुका है। दिवंगत मिश्र के भाई शैलेंद्र मोहन मिश्र के मुताबिक रात को उनका बीपी अचानक डाउन हो गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी। श्री राम अस्पताल के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, उसके गठन के बीच कमिश्नर ने उन्हें राम मंदिर का रिसीवर का चार्ज सौंपा था। अयोध्या राज परिवार के अगुआ विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या धाम में अपने राज सदन यानी राजमहल में अंतिम सांस ली। नजदीकी लोग और प्रशासनिक लोग देर रात तक उनको अंतिम प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारियों और राजनेताओं से उनके नजदीकी संबंध रहे। उनके पुत्र यतीन्द्र मोहन प्रताप मिश्र प्रख्यात कवि और लेखक हैं। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर पर यतीन्द्र ने लता सुर गाथा नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इस पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया, तब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य विमलेंद्र ही चुने गए। वह श्री प्रताप धर्म सेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वह चुनावी दंगल में भी हाथ आजमा चुके थे। साल 2009 में BSP के टिकट पर फैजाबाद सीट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, पर जीत नहीं सके। कुछ दिन पहले उनके पैर में चोट लगने के कारण उनकी सक्रियता कम हो गई थी। हालत बिगड़ी तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें इलेक्ट्रॉल और अन्य दवाएं दी। साथ ही अयोध्या धाम के श्रीराम हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया गया। अयोध्या राज परिवार के पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर BD त्रिपाठी को तत्काल राजमहल में बुलाया गया
उनके स्पाइन का कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। 3 दिन पहले लखनऊ से चेकअप करवा करके लौटे थे। सब कुछ ठीक था। अचानक शनिवार रात तबीयत खराब हुई और उन्होंने अंतिम सांस ले ली। उनके आकस्मिक निधन से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ जुट रही है। कांग्रेस नेता केसी वीरेंद्र को ईडी सिक्किम से बेंगलुरु लेकर आई। छापे में मिले थे 12 करोड़ कैश। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र पप्पी को गंगटोक सिक्किम से ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु अदालत में पेश किया। राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई में ईडी ने 31 स्थानों कर्नाटक, गोवा, मुंबई, राजस्थान और सिक्किम में छापेमारी की। छापों के दौरान 12 करोड़ नकद जब्त किए गए, जिसमें लगभग 1 करोड़ विदेशी मुद्रा शामिल है। 6 करोड़ के सोने और लगभग 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए। 4 लग्जरी वाहन जब्त हुए, 17 बैंक खाते और 2 लॉकर फ्रीज कर दिए गए। आरोपी पर किंग 567, राजा 567 जैसे सट्टा प्लेटफॉर्म चलाने के आरोप हैं। भाई दुबई से कॉल सेंटर्स गेमिंग संचालन से जुड़े हैं। केसी वीरेंद्र कर्नाटक के चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन विधायक हैं और कांग्रेस के सक्रिय नेता माने जाते हैं। लोकसभा में हाल ही में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है, इस कार्रवाई के ठीक पहले पारित हुआ। उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर बेंगलुरु कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड हासिल किया गया। अब तक कांग्रेस या विधायक की कानूनी टीम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ईडी का बेंगलुरु जोन मामले की जांच कर रहा है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और सट्टे के राष्ट्रीय नेटवर्क को उजागर करने की कोशिश है। दुबई से कैश फ्लो और ऑनलाइन गेमिंग संचालन से जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क की और एजेंसी की पैनी निगाह है। यह मामला कर्नाटक की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है क्योंकि विधायक को बड़े पैमाने पर संपत्तियों से जोड़ा जा रहा है। यह कार्रवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की राष्ट्रीय स्तर की कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें राजनीतिक प्रतिष्ठा और नेटवर्क का परीक्षण हो रहा है। बिहार की वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी महिला का नाम मिला है, जो साल 1956 में आई थी भारत। अब उसकी जांच शुरू हो चुकी है। अब महिला का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिग बॉस 19 एक बहुप्रतीक्षित रियलिटी टीवी शो है जिसका प्रसारण 24 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है। इस जश्न के 19वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। यह शो कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे और जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे प्रसारित होता है। इस बार की थीम इस प्रकार है, घर वालों की सरकार। इस बार की थीम घर वालों की सरकार वाली है। शो में घर के सदस्यों के बीच सत्ता समीकरण और राजनीति की चाल चली जाएगी, जो इस सीजन को बाकी से खास बनाएगी। 24 अगस्त को इसका प्रीमियर होगा, जिसमें सलमान खान की धमाकेदार एंट्री और नए कंटेस्टेंट की झलक मिलेगी। इस सीजन में ड्रामा, गेम और राजनीति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। इस बार कुल लगभग 17 कंटेस्टेंट्स चुने गए हैं, जिनमें मनोरंजन, सिंगिंग, एक्टिंग, सोशल मीडिया क्रिएटर और कई विविध क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। आइए आपको बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स की विस्तृत बायोग्राफी, मुख्य प्रतिभागियों के बारे में बता दें। गौरव खन्ना टीवी एक्टर जो लोकप्रिय सीरियल अनुपमा में काम कर चुके हैं। अभिनय की अपनी अलग पहचान बनाने वाले गौरव इस शो में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अशनूर कौर युवा टीवी कलाकार जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स में प्रमुख भूमिका निभाई है, अपनी एक्टिंग और व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। नेहल चुडासमा अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर जिनका सोशल मीडिया पर अच्छा फॉलोइंग है। बिग बॉस के माध्यम से नेहल चुडासमा अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाना चाहती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर नगमा मिरेजकर फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े वीडियोस बनाती हैं। इसमें तानिया मित्तल भी हैं, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया स्टार भी। युवाओं के बीच तानिया मित्तल काफ़ी लोकप्रिय हैं। आवेश दरबार जो कि एक डांसर और सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, वो अपनी नृत्य शैली और ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। शहबाज बादशाह एक्टर और कंटेंट क्रिएटर, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहबाज सक्रिय हैं। डीनो जेम्स सिंगर और म्यूजिक आर्टिस्ट, इमोशनल गाने और रैप के लिए जाने जाते हैं। बशीर अली भी हैं, टीवी एक्टर जिनका टीवी रियलिटी शो स्प्लिट्सविला और रोडीज में अनुभव है। बशीर अली युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है। अभिषेक बजाज जो कि बॉलीवुड और टीवी के अभिनेता हैं और विभिन्न धारावाहिकों में नजर आ चुके हैं। अमाल मलिक बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिशियन और सिंगर जिन्होंने कई हिट सॉन्ग्स का संगीत दिया है।
मृदुल तिवारी कंटेंट क्रिएटर और कलाकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहे हैं। जिशान कादरी लेखक, निर्देशक और कंटेंट क्रिएटर, रचनात्मक सोच और कहानी के लिए जाने जाते हैं। कुनिचका सदानंद कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अतुल किशन अभिनेता और डिजिटल कंटेंट निर्माता। प्रणीत मोरे टीवी और वेब सीरीज अभिनेता। इनके अलावा वाइल्ड कार्ड एंट्री के संभावित नाम भी हैं, जैसे कि माइक टायसन जो कि प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, अंडरटेकर, अली असगर जो कि कॉमेडियन हैं, हंसिका मोटवानी अभिनेत्री हैं, करण जौहर होस्ट और निर्माता, ये सब आ सकते हैं। घर वालों की सरकार थीम के तहत कंटेस्टेंट्स के बीच सत्ता और राजनीति के नए खेल होंगे। यह सीजन जनवरी 2026 तक चलेगा। ये अब तक का सबसे बड़ा बिग बॉस का सीजन होगा और सलमान खान इसे होस्ट करेंगे, जिससे यह और रोमांचक बन जाएगा। भारत के क्रिकेट के स्तंभों में एक का आज खेल उतरता हुआ नजर आया। चेतेश्वर पुजारा ने आज क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय पुजारा ने सोशल मीडिया पर भावुक शब्दों में यह संन्यास घोषणा की। उन्होंने कहा, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन जैसा कहते हैं हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है। मैं अपार कृतज्ञता के साथ सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। धन्यवाद। चलिए अब नजर डालते हैं उनके 15 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय सफर पर। पुजारा ने भारत की तरफ से कुल 103 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनका नाम दर्ज है। 7,195 रन, 19 शतक, औसत 43.60 के साथ। उनकी सबसे यादगार श्रृंखला थी 2018 से 19 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जिसमें उन्होंने 521 रन बनाए और इस प्रदर्शन ने भारत की विजय की नींव रखी। अपने कैरियर पे उन्होंने केवल 5 वनडे मैच खेले और टेस्ट क्रिकेट में अपने धैर्यपूर्ण दीवार जैसी बल्लेबाजी के लिए सर्वाधिक प्रशंसा पाई। उनकी भावुक विदाई ने क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू लिया है। उनकी शांति, तकनीक और भरोसेमंद खेल ने भारतीय टीम को कई विदेशी धरती पर मजबूती दी। ताजा खबरों के अनुसार टीम इंडिया से ड्रीम 11 की विदाई हो चुकी है। ड्रीम 11 हट गया टीम इंडिया का मुख्य लीड यानी जर्सी स्पॉन्सर। बीसीसीआई नए विकल्प तलाश रहा है। हाल ही में संसद में पारित प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित किया। इस कानून के बाद ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म अब बीसीसीआई के साथ अपने 3 साल के 358 करोड़ रुपए वाले जर्सी स्पॉन्सरशिप सौदे को जारी रखने में असमर्थ हो गया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि बोर्ड नई सरकारी नीति के अनुरूप ही बढ़ेगा। अगर कानून अनुमति नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ड्रीम 11 ने आधिकारिक रूप से तो घोषणा नहीं की है, लेकिन स्रोतों के अनुसार वे इस सौदे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। बीसीसीआई अब नई बोली यानी बिड आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, ताकि एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, उससे पहले नया स्पॉन्सर मिल सके। दिलचस्प बात यह है कि एशिया कप के लिए टीम इंडिया की जर्सी पहले ही ड्रीम 11 लोगों के साथ प्रिंट हो चुकी है, लेकिन इनका इस्तेमाल अब नहीं होगा। अगर समय रहते नया स्पॉन्सर नहीं मिलता है तो एशिया कप में टीम इंडिया बिना मुख्य स्पॉन्सर के ही मैच खेल सकती है। आइए नए स्पॉन्सर्स का कुछ अनुमान लगाते हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं जो कि संभावित दावेदारों में शामिल हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप यानी आईपीएल में पहले से मौजूद और प्रतिष्ठित ब्रांड। दूसरा, रिलायंस जियो खेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अग्रणी। अडानी ग्रुप खेलों में बढ़ती रुचि और निवेश। फिनटेक कंपनियां जैसे जीरोधा, एंजल वन, ग्रो जो डिजिटल पहुंच और युवा ग्राहक आधार रखती हैं। ऑटोमोबाइल एवं एफएमसीजी ब्रांड्स जैसे महिंद्रा, टोयोटा, पेप्सी जो मार्केटिंग और ब्रांड के लिए क्रिकेट को महत्व देते हैं।